अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार। पुनाव रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान सनसनीखेज मुकाबला। भारत ने सिर्फ 2 गेंदे कबल हार्दिक पांड्या के छक्के की बदौलत पाकिस्तान को शिकस्त दी, लेकिन तमाम ही फैंस, चाहे वो पाकिस्तान के हों, इंडिया के हों या न्यूट्रल फैंस, सब ने कल क्रिकेट को बहुत एंजॉय किया। और यकीन तौर पर अच्छी बात यह है कि ये वन ऑफ मैच नहीं था, बल्कि पाकिस्तान भारत का एक और मैच अगले ही संडे को और उसके बाद फाइनल भी एक्सपेक्टेड है। और आप ये देख सकते हैं एक सतामी मनाजिर, भारतीय खिलाड़ी भी बड़ा रिलीफ हुए और हार्दिक पांड्या जो कि वर्ल्ड T20 में जब पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेट शिकस्त दी थी उस टीम का हिस्सा नहीं थे, कल उन्होंने ना सिर्फ अच्छी बॉलिंग की बल्कि अपनी जबरदस्त बैटिंग से भारत को एक ऐसे मोड़ से फतह दिलाई जब पाकिस्तान के हक में मैच जाता हुआ दिखाई दे रहा था। पाकिस्तान के लिए बहुत से पॉजिटिव भी हैं, हमारी बैटिंग का कंसर्न है, सारा हम डिस्कस करेंगे। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग साहब हमें ज्वाइन करेंगे। और यकीन तौर पर ओलंपियन मंजूर हुसैन जूनियर, इनके इंतकाल पर हम सब बड़े अफसरदा है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान के लिए बहुत सारे उनके खिदमात और पाकिस्तान की सुनहरी जो हॉकी की यादें हैं उसका वो बड़ा हिस्सा थे और अभी रिसेंटली भी PHF के साथ मौजूद थे। मिर्जा इकबाल भाई साहब को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। यकीनी तौर पर जो परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम की, बल्कि पहले पैकेज दिखा देते हैं। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जो कल मैच खेला, बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला जिसमें भारत ने बिल्कुल इख्तितामी मरहल में जाके कामयाबी हासिल किया। किलर शॉट था जिसने मैच खत्म किया। हार्दिक पांड्या ने जबरदस्त छक्का लगाकर भारत को एक मुमकिन शिकस्त से बचाया, चूंकि पाकिस्तान की टीम भी जीतने की पोजीशन में तकरीबन आ चुकी थी। मिर्जा इकबाल भाई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इकबाल भाई, बहुत अरसे बाद एक ऐसा मैच देखने को मिला जिसमें जीत के बाद भी हरीफ यानी कि भारत, उनका मीडिया, उनके फैंस भी नसीम शाह, पाकिस्तानी बॉलर्स की तारीफ करते दिखाई दिए। और हकीकतन देखा जाए तो हमारे बॉलर्स ने कल बहुत कम टोटल के लिए बहुत अच्छी जान मारी, लड़ती हुई टीम दिखाई दी। ये हम बाद में बात करेंगे जो बैटिंग में मसले मसाइल हुए, लेकिन आई थिंक पहले पॉजिटिव बात करते हैं कि नसीम शाह हो या हमारी बॉलिंग लाइन ने खूब जो है ना वो एक मुकाबला किया। और आई थिंक ये ऐसी हार है जिसके ऊपर भी लोग खुश हैं। आपने दुरुस्त कहा, लेकिन ये कि बहुत चीजें सोचने की है। पाकिस्तान बिल्कुल करीब आकर भी शिकस्त को शिकस्त देने में नाकाम रहा। हालांकि ये मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में आ गया था, 21 रन दरकार थे आखिरी 2 ओवर्स में। तो मेरे ख्याल में बॉलर्स ने तो अच्छी कारकर्दगी पेश की, उस टीम के बॉलर्स ने कि जिसका मेन फास्ट बॉलर जो है मुकम्मल तौर से फिट नहीं है, वो टूर्नामेंट से बाहर हो गया। उसके बावजूद और जिस तरह से क्रैम्प पड़ रहे थे, या तो क्रैम्प थे या कोई और प्रॉब्लम है, नसीम शाह भी जमीन पर बैठे रहे। इसी तरीके से हारिस रऊफ के साथ भी प्रॉब्लम हुई, रिजवान के साथ भी प्रॉब्लम हुई। इन मुश्किल हालात के बावजूद आखिरी ओवर की चौथी गेंद तक मैच को ले जाने का क्रेडिट जो है वो यकीनन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को जाएगा। ना तजुर्बाकार टीम है पाकिस्तान की, कोई भी 100 के करीब T20 नहीं खेला, जैसे भारत की टीम में एक से एक तजुर्बाकार खिलाड़ी मौजूद था। मैं समझता हूँ कि कुछ गलतियां थी जिनकी वजह से पाकिस्तान ये मैच नहीं जीत सका, वरना बज़ाहिर यही लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा, खासतौर पर जब 128 रन पर 9 विकेटें गिर गई थी और फिर 19 रन की जो पार्टनरशिप हुई दहानी और हारिस रऊफ के दरमियान, जिसमें दहानी ने 2 छक्के लगाए, तो उन 19 रन की वजह से पाकिस्तानी टीम इस मैच में जो है वो वापस आई। और फिर उसके बाद जिस तरह की बॉलिंग की नसीम शाह ने अपने डेब्यू पर, 96 अब तक क्रिकेटर जो हैं वो पाकिस्तान की T20 मैचेस में नुमाइंदगी कर चुके हैं नसीम शाह को मिलाकर। लेकिन इसके बावजूद हमारे बॉलर्स की, शादाब जिनके बारे में मैं कह रहा था नीदरलैंड में बुझे बुझे नजर आए, बड़े मैच में उन्होंने बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। इसी तरीके से नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग की। मैं समझता हूँ अब्दुल गफ्फार कि नवाज को आखिरी ओवर देने का फैसला दुरुस्त नहीं था। हार्दिक पांड्या उनके सामने था, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है कि वो बहुत जारहाना बैटिंग करता है। लेकिन बहरहाल कुछ गलतियां थी, बहरहाल इन गलतियों से हम सबक सीखे और अब मुझे उम्मीद है कि 4 सितंबर को जब पाकिस्तान और भारत एक मरतबा फिर सुपर 4 में मद्दे मुकाबिल होंगे तो पाकिस्तानी टीम ये गलतियां नहीं करेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, अभी क्योंकि मुकाबला ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो असल मुकाबला और फिर एक फाइनल तक अगर हम पहुंचे तो वो भी एक बदला लेने का मौका मौजूद होगा, गलतियों को सुधार सकते हैं। मिर्जा इकबाल भाई साहब से तफसीली तजज़िया हासिल इकबाल भाई, यकीनी तौर पर भारत ने टॉस जीता, पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, ये चीज़ भी उनको बड़ा फ़ायदा दे गई। लेकिन अगर हम बिल्कुल सही तरीके से जायज़ा लें इस पूरी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस का, 11 पे शुरू करते हैं, क्योंकि पहले आप अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं। डू यू थिंक इफ्तिखार अहमद चौथे नंबर पर आ रहे हैं, रिजवान बाबर भी कमोबेश एक ही स्टाइल है, ये हमारी बैटिंग लाइन की फॉर्मेशन ठीक है? मेरे ख्याल में इफ्तिखार अहमद को चौथे पर लाकर जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उन पर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। वो टोटल 32 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं, जिसमें कि 4 टेस्ट मैच हैं, 10 वनडे और 18 T20 हैं, और T20 में सिर्फ उनका 1 50 है। तो उनको लेकर आए क्योंकि उनका सिलेक्शन जस्टिफाई करना था।
और फिर अगर उनको लाए एज एन ऑलराउंडर अब्दुल गफ्फार, तो मिसबाह-उल हक तो कहते थे कि वो 3 डायमेंशनल क्रिकेटर हैं, तो उनसे बॉलिंग क्यों नहीं कराई गई? जब जडेजा आए बीच में 1-2 ओवर कर सकते थे इफ्तिखार अहमद, लेकिन बाबर आजम ने उनसे बॉलिंग नहीं कराई। बात भी कतई कलामी, यही इफ्तिखार अहमद जो है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है, वहां सिलेक्टर्स का उन पर एतमाद नहीं है, टीम मैनेजमेंट चाहती है वो खेलें, हैदर अली को डाला हुआ सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में, वो 11 में नहीं है, ये तजाद मुझे समझ में नहीं आ रहा। यही तो अलमिया है, यही तो जिसलिए मैं शोर मचाता हूँ या आप भी कहते हैं कि भाई टैलेंटेड जो हकदार है उसको उसका हक दिया जाए। हैदर अली का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान अंडर 19 के कप्तान रह चुके हैं, इनिंग्स ओपन करते रहे, साउथ अफ्रीका में जो उनकी अब से 2-3 बरस कबल परफॉर्मेंस रही वो सबके सामने, सेंचुरियां उन्होंने स्कोर की। अब उनको आप 2 साल से घुमा फिरा रहे हैं, अगर आप उनको खिलाएंगे नहीं तो उनके कॉन्फिडेंस में कैसे इजाफा नहीं होगा? मेरे ख्याल में इफ्तिखार अहमद पर हैदर अली को प्रेफरेंस देनी चाहिए थी, लेकिन यही है ना कि जो टीम मैनेजमेंट सोचती है, अब देखना ये कि क्या मोहम्मद यूसुफ उनके हक में थे, क्या सकलैन मुश्ताक उनके हक में थे, या बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की ज्यादा चलती है जिन्होंने इफ्तिखार अहमद को मुंतखब कराया? इफ्तिखार अहमद से क्या निकालना चाहते हैं? अगले महीने उनकी 32वीं सालगिरह है और लोग कहते हैं कि उनकी उम्र के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन चले जो भी उनकी उम्र है, लेकिन वो अगर 2016 से अब तक 6 साल में अपने आप को प्रूव नहीं कर पाए तो आखिर क्यों उनको खिलाया जा रहा है? ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन अब्दुल गफ्फार हर आदमी पूछता है। मैं इफ्तिखार अहमद का दुश्मन नहीं हूँ, डोमेस्टिक में उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, लेकिन जब वो इंटरनेशनल पर आते हैं तो बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। आपको याद होगा माजी में शफीक अहमद पापा डोमेस्टिक में बड़े रन बनाते थे, जब टेस्ट क्रिकेट में आए फेल हो गए। रिजवानुज़्ज़मान ने रन्स के अंबार लगा दिए थे डोमेस्टिक में, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में फेल हो गए। मंसूर अख्तर बड़े जबरदस्त बैट्समैन थे, लेकिन वो ज्यादा अरसा नहीं खेल सके। तो बहुत सारी ऐसी मिसालें मौजूद है। इफ्तिखार अहमद को पता नहीं क्यों रखा जा रहा है टीम के साथ। चलिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस पर सवालात उठ रहे हैं, देखते हैं टीम मैनेजमेंट अगला फैसला करती है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जरूर बात करेंगे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की भी, और इसी तरह हम बात करेंगे नसीम शाह और पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराव रिप्ले में खुशामदेद। हम बात करें पाकिस्तान भारत मैच के हवाले से। ब्रेक से पहले आपने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की गुफ्तगू सुनी, रोहित शर्मा की आपने गुफ्तगू सुनी। इकबाल भाई, बहुत ज़्यादा इस पर आवाज़ें उठ रही हैं, बल्कि रात में तो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड भी चल पड़ा कि पीसीबी जवाब दो, और उसमें लोग पूछ रहे थे कि क्या वजह है कि शाहीन अनफिट, उसके बाद वसीम जूनियर अनफिट, कल नसीम शाह भी डिहाइड्रेट क्रैम्प्स का शिकार, उधर भारत के हार्दिक पांड्या, भुवनेश्वर कुमार तेज रफ्तार बॉलिंग कर रहे हैं उसी गर्मी के अंदर। सर, ये क्या माजरा है? क्या हम प्लेयर्स अनफिट हैं, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा? लोग सवालात उठा रहे हैं। दरअसल अब्दुल गफ्फार पीसीबी के जो मेडिकल पैनल के सरबराह हैं डॉक्टर सुमरो, मुझे किसी ने बताया कि वो खुद बैरून मुल्क किसी टीम के साथ चले गए थे, तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रीहैब कराया जाए ना इन लड़कों को। अब बजाय दुनिया में आपने कहीं देखा है कोई प्लेयर अनफिट हो गया और वो बैठा हुआ मैच देख रहा है, वो आ ही नहीं रहा वापस, वो उधर ही है? ऐसा तो कहीं नहीं होता। आप उसके ऊपर प्रॉपर, क्योंकि हमारा शाहीन शाह अफरीदी एस बॉलर है, हमारा सरमाया है, बजाय इसके कि आप उसको वहां बिठाकर वहां क्या कर रहा है वो कुछ नहीं, तो आप उसको यहाँ रीहैब कराएं पाकिस्तान बुलाकर, लेकिन कौन है पूछने वाला? इसीलिए गालिबन वो ट्रेंड चल रहा था कि पीसीबी जवाब दो, और फिटनेस भी क्वेश्चन मार्क है। आपको याद होगा जब मिकी आर्थर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच थे तो फिटनेस टेस्ट बाकायदा होते थे, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में खिलाड़ियों को सीढ़ियां चढ़ाया जाता था, हर चीज देखी जाती थी। अब क्या हो रहा है? अब तो सकलैन मुश्ताक है, वो ब्रिटिश नेशनल भी हैं और इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेले हैं, वहां पर कई टीमों के साथ वो काम भी कर चुके हैं, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के साथ, तो उनको तो ये सोचना चाहिए ना। मेरे ख्याल में तवज्जो नहीं दी जा रही, अभी कोई गू मगू की कैफियत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। रमीज राजा को अगले महीने 1 साल हो जाएगा और अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। अब उनके लिए एक मुश्किल खड़ी हो गई है कि वजीर आजम ने इदारों की टीमें बहाल कर दी हैं, तो अब क्या होगा? इनका ढांचा कहाँ जाएगा? जो इन्होंने 6 एसोसिएशन बनाई हुई हैं, अपने मंजूर नजर लोगों को रखा हुआ है, फिर सिलेक्शन कमेटी में भी वही एसोसिएशन के कोचेज हैं, तो बड़ी मुश्किल सूरत हाल आइंदा आने वाली। देखें अब्दुल गफ्फार, जब टीम जीतती है ना तो बोर्ड की भी वाहवाह होती है और टीम की भी वाहवाह होती है, लेकिन जब टीम हारती है तो फिर बोर्ड जो है वो अंडर स्क्रूटनी आ जाता है। तो ये सोचना होगा, अब हमें अपने मैचेस जीतने होंगे और हमें अपनी गलतियों पर काबू पाना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और सर, मेरी इत्तला के मुताबिक तो क्रैम्प्स या डिहाइड्रेशन का ही मामला था। आप यकीन तौर पर ज़्यादा मुझसे बाखबर रहते हैं और आपको सारी अंदर की सूरत हाल पता होती है। सर, कौम उम्मीद रखे ना कि नसीम शाह अगले मैच में होंगे, चूँकि कल रात जब वो जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे, गिर पड़ रहे थे, लोग परेशान थे कि अगर ये भी अनफिट हो गए तो फिर तो हमारे पास बैकअप भी कोई नहीं है। तो सर, आपके पास क्या खबर है? ईद हो के रुपले?
देखें अभी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब नसीम शाह इंजरी प्रोन है, जब वो टेस्ट क्रिकेट खेले तो टेस्ट मैचेस में भी आपको याद होगा कि वो इंजरी का शिकार हो गए थे। अब तक वो 13 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। 13 टेस्ट मैचेस के बाद उन्होंने वनडे डेब्यू किया नेदरलैंड में, और फिर उसके बाद उन्होंने कल T20 डेब्यू किया। कोशिश ये की जा रही है, अब शाहीन आफरीदी तो अनफिट है, वो टीम में नहीं है, नसीम शाह को किसी तरीके से फिट किया जाए, क्योंकि आपने नेदरलैंड में देखा होगा, अब्दुल गफ्फार आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था, नसीम शाह के पैर में जब वो बाउंड्री लाइन से बाहर चले जाते थे, स्ट्रेचिंग कराते थे, उनके पैर में दर्द हो रहा था, कोई मसल उनका पुल था। हालांकि उन्होंने उस सीरीज में बेहतरीन बॉलिंग की, 3 मैचेस में 10 विकेटें ली वनडे में, लेकिन मुझे लग रहा है इंजरी को वो कैरी कर रहे हैं नेदरलैंड से, तो अब दुआ करें हो जाए। लेकिन जो मेरी इत्तलात हैं, वो पूरी कोशिश की जा रही है कि अगर हांगकांग के खिलाफ मैच है तो बेशक नसीम शाह आराम कर ले, लेकिन भारत के खिलाफ जब सुपर 4 का मैच हो तो मुकम्मल तौर से फिट हो जाए। बिल्कुल, और हमें जरूरत भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे 2 फास्ट बॉलर इस टूर्नामेंट में शरीक नहीं हो रहे। बोला मैन ऑफ द मैच हार्दिक पांड्या की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर अब जो आने वाले मैचेस हैं और खासतौर पर पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की जो प्रॉब्लम है उस पर मिर्जा इकबाल भाई के साथ से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। पाकिस्तान भारत मैच के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तज्जिया कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें, कल जब इख्तितामी ओवर्स में पाकिस्तान भारत के दरमियान मैच इंतहाई सनसनीखेज मरहले में दाखिल था, तो एक रूल की वजह से पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो वाकई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान उठाना पड़ा। सो ये जो स्लो ओवर रेट का मामला है, ये तमाम ही टीमों के लिए अब एक मुश्किल बनती जा रही है, क्योंकि ICC ने बहुत सख्ती की है और उसका खमियाजा आखिर में कप्तानों को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि पॉइंट्स हैं जो जमा होते रहते हैं। लेकिन आपने क्लियरली देखा कि जब हारिस बॉलिंग करने आया और एक शॉट जो है सर्कल के ऊपर से गया, तो पाकिस्तान का कोई फील्डर मौजूद नहीं था, जो कि पेनल्टी की वजह से तमाम फील्डर दायरे के अंदर थे उस वक्त, जो कवर पे थे। और फिर उसी शॉट के बाद जो है वो आपने देखा कि हार्दिक पांड्या ने मज़ीद जो है वो 2 चौके लगाए, और पाकिस्तान जो एक जीत वाली पोजीशन में आ सकता था, इन 3 चौकों के बाद एक बड़ा अच्छा कमबैक भारत की टीम जो है वो करने में कामयाब रही। और आखिरी 12 गेंदों पर 21 रन की ज़रूरत थी भारत को, लेकिन कामयाबी जो है वो फिर भारत के नाम रही। और ये मनाजिर आप देख सकते हैं पाकिस्तान की बैटिंग के भी, और खुशदिल शाह एक मरतबा फिर कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं कर सके। और शॉर्ट पिच बॉलिंग पे अगर आप देखें, ज़्यादातर पाकिस्तान के बैट्समैन आउट हुए, और आसिफ अली हों या बाकी खिलाड़ी भी जिम्मेदारी कोई पूरी नहीं कर सका। और शाहनवाज धानी के जो 2 छक्के थे, उन्होंने पाकिस्तान को रिस्पेक्टेबल टोटल तक पहुँचाया। फ़खर जमान के आप ये डिसमिसल देखें तो यहाँ पर भी आप देखें कि बॉडी से अवे खेले, और फिर तमाम जो पाकिस्तान के बाकी खिलाड़ी भी हैं वो कोई रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस नहीं दे सके, सिवाय रिजवान जिन्होंने 36 गेंदों पर 37 रन बनाए। लेकिन पाकिस्तान की टीम एक बड़े टोटल की जानिब आगे नहीं बढ़ सकी। और इसी तरह अगर आप देखें अगेन पाकिस्तान के जो बाकी मानदा खिलाड़ी हैं, लेकिन शाहनवाज धानी की तारीफ़ करना पड़ेगी कि बैटिंग भी बहुत अच्छी की, और 2 छक्के लगाकर पाकिस्तान का स्कोर 147 तक पहुँचाया। और उसके बाद फिर बॉलिंग में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी। लेकिन ये वो छक्का जनाब जो कि हार्दिक पांड्या ने लगाया, और उसके बाद भारत की टीम जो है वो जीतने में कामयाब रही। मिर्जा इकबाल भाई साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया। इकबाल साहब, जो रूल है जिसके तहत स्लो ओवर रेट के बाद आपको 5 फील्डर दायरे में रखने पड़े, तो ये स्लो ओवर रेट का मामला भी टीम मैनेजमेंट और कप्तान को बड़ी संजीदगी से देखना होगा, चूँकि दर हकीकत देखा जाए तो खासतौर पर जो एक चौका जो बाबर आजम जब गेंद के पीछे गए वो चौका हो गया, वो उसको रोक नहीं सके। ये अगर फील्डर बाहर होता तो 2 रन बनने थे, तो इसका काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। मैं अब्दुल गफ्फार हैरान हूँ कि जिस तरीके से मैच रेफरी और अंपायर ने पाकिस्तान को जो पेनल्टी होती है कि 3 ओवर आखिरी जो है वो दायरे के अंदर आप जो है वो 4 प्लेयर्स अंदर रखेंगे दायरे से बाहर, वरना तो अमूमन ये होता था ना कि 5 रख सकते थे। तो मेरे ख्याल में ये गलत फैसला था, क्योंकि बहुत सा वक्त जाया हुआ। आप देखें मोहम्मद रिजवान को जब डाई लगाई लेफ्ट साइड पर, हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम हुआ, नसीम शाह को प्रॉब्लम हुआ, हारिस रऊफ को प्रॉब्लम हुआ, तो आखिर इस टाइम को काउंट क्यों किया उन्होंने? 1 घंटे 20 मिनट में 20 ओवर्स करने होते हैं, लेकिन उन्होंने अंपायर ने कहा कि नहीं जी आपका स्लो ओवर रेट है, और अब स्लो ओवर रेट पर टीमों पर मैच फीस का फाइन नहीं हो रहा, बल्कि अब नए कानून के तहत आपको नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिस तरह कल हमें उठाना पड़ा कि दायरे से बाहर जो है आप 5 के बजाय सिर्फ 4 फील्डर्स रख सकते हैं। तो बड़ा मसला हुआ है पाकिस्तान के लिए, मैं समझता हूँ। और मुझे किसने बताया, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, कि भारतीय टीम के साथ भी यही हुआ है कि उनके स्लो ओवर रेट पर उनके भी आखिरी ओवर्स में जो है वो प्लेयर्स जो है बाउंड्री लाइन से बाहर, 3 प्लेयर्स जो थे वो सर्कल से बाहर हुए थे।
ठीक है, इकबाल भी कल के मैच से बात करते हैं। बांग्लादेश श्रीलंका, यकीन तौर पर अफगानिस्तान ने जो कामयाबी हासिल की उसके बाद दोनों टीमों के लिए तो अब कल का मैच एक डू और डाई मैच है। खास तौर पर जो है वो श्रीलंका के लिए उनको तो बहुत बड़ी जीत भी चाहिए। बांग्लादेश का पहला मैच होगा। सर, क्या समझते हैं इस ग्रुप की सूरत हाल देखते हुए कल दोनों टीमों का जो मुकाबला हो रहा है? मुझे आप जरा एक दफा रिकन्फर्म करें, मुझे लग रहा है कल अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश है। जी जी बिल्कुल, अफगानिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। जी जी क्योंकि मैं अपने यूट्यूब पे अभी वीडियो मैंने की है। अफगानिस्तान की टीम देखें, बड़ी जबरदस्त टीम है और आप कोई बईद नहीं है कि पाकिस्तान भारत का फाइनल लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई पता नहीं कि अफगानिस्तान की टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई ना कर जाए। जिस तरीके से उन्होंने श्रीलंका को व्हाइट वॉश किया और बांग्लादेश की टीम जिस तरीके से खेल रही है, आपको याद होगा गुज़िश्ता बरस T20 वर्ल्ड कप के क्वालिफायर खेले थे बांग्लादेश ने मस्कत ओमान में। तो बांग्लादेश की टीम के अब कप्तान है शकीबुल हसन, मुशफिकुर रहीम, फिर महमूदुल्लाह इस टीम में, अनामुल हक इस टीम में, तमीम इकबाल नहीं है। फिर फास्ट बॉलिंग में आप देखें तस्कीन अहमद है, मुस्तफिजुर रहमान है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करें बांग्लादेश का अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान की टीम बहुत तगड़ी नजर आती है बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग तीनों शोबों में। आप देखें उनके बॉलर जो फजलुल हक फारूकी थे, उन्होंने कल बड़ी अच्छी परसों बॉलिंग की। पहले मैच में मैन ऑफ द मैच रहे, वो IPL खेलते रहे हैदराबाद सनराइजर्स की जानिब से। फिर उनके अलावा उनके जो दूसरे फास्ट बॉलर हैं नवीन, क्या नाम है उनका, हक जो है वो भी बड़े अच्छे। और फिर उनके स्पिनर देखे, फिर बैट्समैन देखे, अब रहमान गुरबाज, क्या उसने रहमानुल्लाह गुरबाज क्या बैटिंग की, उसके साथ हजरतुल्लाह जज़ई, फिर मोहम्मद नबी। उनकी टीम बहुत तगड़ी है। उनके स्पिनर मुजीबुर रहमान, राशिद खान। मैं समझता हूं कि कल एडवांटेज हासिल होगा अफगानिस्तान की टीम को बांग्लादेश पर। जी हाँ बिल्कुल, कल अफगानिस्तान बांग्लादेश की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी और उसके बाद फिर 31 अगस्त को भारत और हांगकांग का मैच होगा। तो इकबाल भी पाकिस्तान के लिए तो बहुत आसानी है, क्योंकि एक तो हांगकांग की टीम तीसरी टीम है और दूसरा पाकिस्तान को वक्त भी मिल गया है जो हमारी इंजरीज के इशू हैं। तो ये शेड्यूल और ग्रुप आई थिंक पाकिस्तान इंडिया का तो बहुत फायदा रहा। यकीन तौर पर दूसरा ग्रुप जो है वो ग्रुप ऑफ डेथ ही कहलाएगा, जहाँ तीनों ही टीमें एक दूसरे को शिकस्त दे सकती हैं। और स्पेशली अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस ने तो इस वक्त बांग्लादेश श्रीलंका को भी हैरान किया। बिल्कुल, अफगानिस्तान सुपर 4 के लिए लगता है ये क्वालिफाई कर जाएगा और फिर उसके बाद पाकिस्तान का जब मुकाबला होगा या भारत का होगा फिर देखना होगा। क्योंकि सुपर 4 की अब्दुल गफ्फार जो 4 में से 2 टॉप की टीमें, सेमीफाइनल कोई है नहीं, 4 में से 2 टॉप की टीमें 11 सितंबर के फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। तो अफगानिस्तान की टीम के चांसेस बड़े रोशन है। मैं समझता हूँ अफगानिस्तान की टीम जेल कर गई है। पाकिस्तान के लिए मौका है क्योंकि वक्त है अभी, इंजरी प्रोन। लेकिन आप हांगकांग की बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत हल्की टीम है। आपको याद होगा आयरलैंड ने भी हमें 2007 के वर्ल्ड कप में हरा दिया था। नेदरलैंड के खिलाफ भी हम 2 मैच, एक 16 रन से जीते, एक 9 रन से जीते। तो आप इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखें। क्रिकेट है और खास तौर पर T20 क्रिकेट, चले 50 ओवर की क्रिकेट में आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन T20 की क्रिकेट में अनप्रिडिक्टेबल है। कोई भी टीम किसी भी दिन, आपको याद होगा जो पहले भी आयरलैंड की टीम अपसेट कर चुकी है T20 मैचेस। बिल्कुल, तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान हांगकांग से आसानी से जीत तो जाएगा, लेकिन हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, और उस भी जब ये क्वालिफायर हुआ और एक पूरा प्रोसेस हुआ और उसमें से बेहतरीन टीम जो है वो दूसरी टीमों को पीछे छोड़ के आई, तो यकीन तौर पर अच्छी फॉर्म भी मिली है, प्रैक्टिस भी मिली है और एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ यकीन तौर पर उन्होंने मैदान में उतरना है। इकबाल भाई, बैटिंग की अगर हम बात करें, जो कि हमारे पास जैसे ऑप्शन मौजूद हैं, कल वैसे दुनिया ये कह रही थी कि शाहीन शाफिदी, बल्कि शुएब मलिक ने भी एक वीडियो बनाई, उन्होंने कहा जी एक बंदे को मिस कर रहे हैं और वो ये थे शाहीन शाफिदी, लेकिन लोगों ने कहा जी आपको भी शायद होना चाहिए था। सो पाकिस्तान के पास ऑप्शन बड़े महदूद हैं बैटिंग के अंदर, वो ना तजर्बेकारी की वजह से। क्या समझते हैं सर, हमें दूसरे मैच से पहले क्या हिकमत अमली बनाना होगी? चूँकि बहुत कम ही ऐसा होता है कि भारत पाकिस्तान के मुकाबले बैक टू बैक हो जाए, तो अच्छा चांस है कि आप अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे अपनी जो कहते हैं ना तमाम जो कॉम्बिनेशन है उसकी तस्हीह कर लें। बिल्कुल, आपने सही कहा, बेंच स्ट्रेंथ को भी आपको आजमाना चाहिए जो हांगकांग के खिलाफ मैच में, ताकि लड़के ट्यून अप हो जाएं। अब तो इंजरी का एक तो मसला हुआ है कि आप देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या सूरत हाल है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में। लेकिन हांगकांग के खिलाफ मौका है कि हम हैदर अली को भी आजमा लें, उस्मान कादिर को भी ट्राई कर लें, कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऑप्शन है, मोहम्मद हसनैन को भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन किसी को करे ना करें, ये हसन अली को जरूर ट्राई करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपके तजज़िये का। और पाकिस्तान भारत का मैच कल बहुत तगड़ा मुकाबला हुआ, दोनों टीमों ने खूब जान मारी की टीम हार्दिक पांड्या की शानदार ऑलराउंड कारकर्दगी की वजह से मैच जीतने में कामयाब रही।
इंपॉर्टेंट मैच है ग्रुप बी का, जिसमें अगर अफगानिस्तान की टीम कामयाबी हासिल करती है तो फिर बांग्लादेश श्रीलंका का मैच तरह से एक नॉकआउट मैच की जो है सूरत इख्तियार कर देगा। पुनाम रिप्ले देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।